Good morning, students. Now, today I am teaching you chapter second 5-year plans of in India goals and achievements of Indian development economy. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया है. अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5-year प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स. कि 5-year प्लान होता क्या है? जो भी गवर्नमेंट है वो अपना एक गोल बना के चलती है. गोल होता है, गोल जब कोई भी गोल होगा तभी उसका अचीवमेंट होगा. अगर गोल ही नहीं तो उसका कोई भी अचीवमेंट्स भी नहीं होंगे. तो 5-year प्लान में क्या है कि 5-year प्लान ये है कि 5 सालों में हमें क्या क्या करना है. गवर्नमेंट की एक प्लानिंग होगी तो वो क्या कहलाता है 5-year प्लान. और ये स्टार्ट कब हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 से ये स्टार्ट हुए 5-year प्लान. फर्स्ट 5-year प्लान जो चला कब चला? 1951 से लेकर 1956 तक. तो इस तरीके से ये प्लान जो है वो कंटिन्यू होते चले गए. तो जो इस समय जो चल रहा है आपका प्लान, उसके बाद सेकंड प्लान आया. ठीक है, तो इस तरीके से प्लान जो है चलते रहे और अपने अपने इनके कुछ अचीवमेंट्स हुए और कुछ फेलियर्स भी हुए. कुछ के अचीवमेंट्स हो गए, जितने गोल डिसाइड किए थे वो हो गए और कुछ एक नहीं हो पाए. तो उसी के बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है कि ये कौन कौन से प्लान हुए और कौन कौन से नहीं हुए. जैसे ये इस समय जो चल रहा है वो कौन सा आपका चल रहा है? 30th प्लान, 13वां प्लान जो है वो चल रहा है. ठीक है, 12वां प्लान जो है वो 2017 में फिनिश हो गया. तो इसमें हमने डिस्कस करना है सबसे पहले जो है कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये क्या इकोनॉमिक प्लानिंग है. इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज. और उसकी प्रायोरिटीज कैसे रहनी चाहिए? नेशनल मीन्स पहले सबसे पहले किसको हम उसमें रखेंगे? नेशनल को, नेशन को, अपने देश को. उसके बाद सारी होगा, लेकिन जो प्रायोरिटीज आएंगी वो क्या आएगा? नेशन की पहले आएंगी. और इस तरीके से यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को जिससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी जो हमारी ग्रोथ कर सके. अब इसमें प्लानिंग कमीशन ने इसमें डेफिनेशन दिया है. अब जैसे जैसे इसके लिए बनाता कौन है? प्लान्स जितने बनते हैं उसके लिए एक सेपरेट बॉडी है, उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन. अब वो चेंज होके क्या हो गया? उसका नाम जो है उसको नाम चेंज करके उसको कर दिया गया नीति आयोग. पहले ये क्या था? प्लानिंग कमीशन था. ये जनवरी 2015 में इसको बदल दिया गया. इसका नाम प्लानिंग कमीशन जो है एब्लिश हो गया और अब उसकी जगह पे क्या आ गया? हमारा नीति आयोग. नीति आयोग में खाली नेम चेंज हुआ है और इसका जो मेन टारगेट है क्या करना है? टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ की ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना. यही मेन उसमें टारगेट है. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया की क्या नीड है? इसकी वजह क्या है कि जरूरत इसकी प्लानिंग की क्यों है? इंडिया को ब्रिटिश से बैकवर्डनेस और स्टैग्नेंट इकोनॉमी मिली. इनहेरिटेड में क्या मिला इसको? विरासत में क्या मिला? जब जैसे यहाँ से ब्रिटिशर्स गए तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा. उन्हें क्या मिला? सिर्फ गरीबी. और जीडीपी जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे थी. उसका कोई भी ग्रोथ नहीं थी. इकोनॉमी अगर बोले तो क्या थी? बिल्कुल स्टैग्नेंट या फिर बैकवर्ड. और हमारी जो जीडीपी थी वो बिल्कुल भी बढ़ने लायक नहीं थी. और जो हम उसको इस पर छोड़ भी नहीं सकते थे कि जो भी डिमांड हो इसमें, जितने भी जीडीपी हो उसको किस पे छोड़े? थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कोई भी बड़ी जो है कंपनीज नहीं थी. तो इस वजह से इसको किसकी जरूरत थी? गवर्नमेंट की. कि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इकॉनमी में पैसा लगाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तभी ये इकॉनमी थोड़ी बूस्टअप हो पाएगी. अदरवाइज इकॉनमी में को जो हालत थी वो बहुत ही बद से बदतर थी. तो इसमें डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, दो प्लानिंग थी, एक डायरेक्टिव और एक कॉम्प्रिहेंसिव. अब डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है आपकी? सिस्टम विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. इसमें क्या था? सिर्फ डायरेक्टली क्या था? फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. सिस्टम नॉट गो वे फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इन सच अ प्लानिंग देयर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा नहीं था. दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव. कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है? जिसमें गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगी. डायरेक्टिव में जैसे फ्री इकॉनमी बोलते हैं, फ्री इकॉनमी में क्या है कि किसी का भी गवर्नमेंट का कोई भी रोल उसमें नहीं रहता है. बट सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है, या सेंट्रली प्लान्ड बोलते हैं या कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो उसमें किसका रोल रहता है? गवर्नमेंट का.
तो लेकिन हमारे यहाँ जो प्लानिंग जो इकॉनमी चली वो कौन सी थी, मिक्स्ड इकॉनमी, मीन्स उसमें दोनों का रोल था, उसमें गवर्नमेंट का भी था और प्राइवेट सेक्टर भी था। क्योंकि हमने 3 टाइप की इकोनॉमीज पढ़ी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की अगर हम बात करें तो हमने 3 टाइप्स की पढ़ी, आपने 11th में भी डिस्कस किया होगा। क्या क्या थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट कौन सी होती है, जिसमें सारा का सारा इंडिविजुअल के ऊपर होता है, प्रोड्यूसर के ऊपर होता है कि सारे के सारे उसके रिलेटेड डिसीजन कौन लेता है, इंडिविजुअल या प्रोड्यूसर, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। और इसके फीचर्स क्या है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप होगी और प्रोडक्शन जो है वो किस लिए होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। प्रोड्यूसर जो भी चाहेगा, किस क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहेगा जिससे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। और इसमें क्या, गवर्नमेंट का रोल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बाकी इसमें बिजनेस में कोई भी इंटरफेयर करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। मीन्स क्या करना है, मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सिर्फ किसमें होगा, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, तो इसमें जीडीपी जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी, जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब 2 तरीके की क्लास है, एक तो आपकी रिच क्लास है और एक पुअर क्लास है। तो रिच क्लास के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उतनी जीडीपी की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, इसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया गया। कलेक्टिव मीन्स उसमें सबकी इंडिविजुअल इंटरेस्ट रहता है लेकिन कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो इसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर कर दिया गया, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ही रखा गया। दूसरी है सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होती है कि जिसमें कलेक्टिव इंटरेस्ट या पब्लिक ऑनरशिप रहती है, जिसमें जितना भी प्रोडक्शन है वो किसके अंडर में रहेगा, सेंट्रल अथॉरिटीज विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें साइलेंट फीचर्स इसके क्या क्या होंगे, जो भी सोसाइटी है होल होगी या फिर उसमें ऑनरशिप जो होगी वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या ऑनर करेगा उसको, गवर्नमेंट। और जो भी प्रोडक्शन होगा वो किसके लिए होगा, जिसमें सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो। ठीक है, सोशल वेलफेयर उसमें ज़्यादा हो। और नेक्स्ट क्या है इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का प्रोडक्शन में। तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किसका होगा, गवर्नमेंट में। जैसे फर्स्ट वाले में से जो पहले कैपिटलिस्ट है उसमें पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट का बिल्कुल नहीं है, बट इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और इसके जो फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, वो क्या है, ये इक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को जो है वो अचीव करती है। इक्वालिटी हमने पहले बोला कि इक्वली क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है कि सबको जो है सबको बराबर बराबर आना चाहिए, ये नहीं कि रिच को बहुत ज़्यादा हो रहा है और पुअर को बिल्कुल भी मिल रहा है। तो रिच से टैक्सेस लेविड करके और पुअर को इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करवा के उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे लाया जाता है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ उनको हेल्प दी जाती है, फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। इसमें डीमेरिट्स क्या है कि जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट या कलेक्टिव लिया जाता है, इस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, इसमें सोशल वेलफेयर को लेकर चला जाता है। तो इस वजह से इसमें जीडीपी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है। थर्ड है मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में जो है दोनों के फीचर्स होंगे, तो सोशलिस्ट के भी और कैपिटलिस्ट के भी दोनों के फीचर्स होंगे। कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें और कुछ गवर्नमेंट भी होगी। इसके जो फीचर्स हैं, प्रोडक्शन जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप करेगी और एज वेल एज गवर्नमेंट। और इसमें प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन जितने भी हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, और पब्लिक में सोशल वेलफेयर के। मीन्स गवर्नमेंट अपना काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर अपना काम करेगा, मीन्स दोनों लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और प्राइवेट सेक्टर दोनों का प्रोडक्शन जो होगा वो अपने लिए होगा, वो प्रॉफिट के लिए होगा, और वो कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए या बोले या सबको लोगों के लिए सोशल वेलफेयर के लिए। ये तो इसमें मेरिट्स क्या क्या है, कंबाइंड मेरिट्स है, मीन्स कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकॉनमी दोनों होती है। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ती है और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी होता है। इसमें डीमेरिट्स क्या क्या है, करप्शन ज़्यादा रहता है, ठीक है, एफिशिएंसी जो कम हो जाती है। तो ये कुछ गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। कुछ लॉन्ग पीरियड्स हैं और कुछ शॉर्ट पीरियड्स। तो लॉन्ग पीरियड्स क्या है, जनरली 5 ईयर प्लान्स एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। जो भी ये कितने टाइम के लिए होते हैं, लॉन्ग ईयर जो प्लान है
लॉन्ग 5 वो मोस्टली 5 साल के लिए होंगे, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड जो है वो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है। और स्टडीज एज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान, ये क्या है, प्लान को ऑब्जेक्ट करना कि कैसे प्लान को हमें अचीव करना है, जो हमने प्लान बनाया, जो गोल बनाया उसको अचीव कैसे करना है। तो ये स्पेसिफिक प्लान होंगे कि इसके थ्रू जो है वो अचीवमेंट हो सकता है। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज ईच प्लान इज डिजाइन एट डिस्टिंक्ट प्लान विद द डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। व्हाई शुड प्लान हैव गोल्स, प्लान का गोल क्यों होता है, क्योंकि गोल जो भी होगा उसी के लिए प्लान बनाया जाएगा और उसी को अचीव किया जाएगा। अगर कोई गोल ही नहीं है, तो अगर हमारा कोई भी टारगेट नहीं है, तो हमारा कोई भी प्लान भी नहीं होगा। जैसे आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपका स्टडी करना है कि ये हमारा प्लान है, तो वही लोग स्टडी भी करते हैं जिनका कोई प्लान है। जिनका प्लान ही नहीं है, ठीक है, जिनका गोल ही नहीं है, तो वो प्लान भी नहीं करेंगे, वो खाली टाइम ही पास करते हैं। तो ये चीज़ कि प्रोडक्शन में भी है, ठीक है, अगर कोई अचीवमेंट करना है उसमें भी है। तो जिसके पीछे प्लानिंग होगी वही चीज़, वही हमारा टारगेट जो है वो सक्सेस हो सकता है, उसी को हम प्लान वो मीन्स गोल को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा अचीवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। लॉन्ग पीरियड गोल्स के क्या क्या है, एक तो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ, कि ग्रोथ जो जीडीपी वो बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए मीन्स जीडीपी की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, उसके बिना जो है वो जीडीपी नहीं होगी। तो उसके लिए 5 ईयर प्लान में इसका जो मेन जो रोल है वो रहेगा इंक्रीज इन जीडीपी लेट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और जितना जीडीपी बढ़ेगी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, इंक्रीज जीडीपी होगी तो लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ेगा, और लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, तो उससे हमारा जो लॉन्ग टर्म पीरियड है या इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, जो इसका दूसरा जो गोल है या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, रोजगार। रोजगार किसको चाहिए, जो एक तो एज में आ रहा है मीन्स 18 to 60 ईयर्स, और दूसरा जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिल रहा है, तो इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट है। जैसे हमने पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, बेरोजगारी, और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, रोजगार। तो रोजगार रोजगार ज़्यादा होगा, जितना एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा उतना ही अचीवमेंट्स या ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है, एक सर्कुलेशन है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर ऑफ फ्लो इनकम क्या है, कि अगर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी तो फर्दर डिमांड करते हैं, जब डिमांड करते हैं तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा। तो यह पूरा का पूरा एक साइकिल चलता रहता है। तो जितने अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे ये सर्कल जो है वो बैकवर्ड आ जाएगा, और ये एक विशियस सर्कल बन जाएगा और ये इकोनॉमी को पीछे ले जाएगा। तो जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप किस किस की है, पॉजिटिव रिलेशन है इनकम की और एग्रीगेट डिमांड की। इनकम ज़्यादा होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होती है, और जितनी डिमांड ज़्यादा होती है उतना ही प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा है, तो इट मीन्स की जीडीपी की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो रही है। तो ये वजह की फुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन को मीन्स जो इनकम का है उसको इक्वल करना। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, कि जितना हमारे पास ज़्यादा मीन्स आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जीडीपी बढ़ेगी। बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ accrue to only a handful of people in the society. Note the following observations. क्या क्या है, virtually no purpose society where rich and become richer and poor continue to struggle. अब इसमें क्या होता है, जो रिच है वो तो और रिच होते चले जा रहे हैं, और जो पुअर है वो और पुअर होते चले जा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वो जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मीनिंग है, कि रिच क्लास पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेविड करके और पुअर को सब्सिडीज प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट है इसमें मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना या अडॉप्शन ऑफ मॉडर्नाइजेशन से क्या होता है, कि जितनी हमारी टेक्नोलॉजी जो है हाई होगी, उसी हिसाब से मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। साइंस ऑफर न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स,
such as productivity in the farming and factories has shown an exponential rise over time. जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतना ही प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी भी ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि ये है कि ये भी एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव है कि मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना, जिससे कि हम अभी वो एक ट्रेडिशनल तरीके से ना करके हम अपने टेक्निक मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर करके, जैसे एग्रीकल्चर में भी करी जाए, इंडस्ट्रीज़ में की जाए, आईटी सेक्टर है, ये सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करके हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये भी 5 ईयर प्लान का एक ऑब्जेक्टिव ही है। फिर है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स क्या है कि हमें किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना, मीन्स या फूड ग्रेन हो चाहे बाकी चीज़ें हो। जैसे अभी भी हमें ये लॉकडाउन में देखा कि हम मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पे चाइना पे या अदर कंट्रीज़ पे थे। अगर पीपी किट की बात की जाए या छोटी मोटी चीज़ें, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे नहीं बना रहे थे, तो वो किस पे डिपेंड थे? दूसरे पे। अगर वो दूसरा रोक देगा तो हम फिर बेकार हैं। तो इस वजह से सेल्फ सफिशिएंस होना मीन्स जो भी चीज़ हमें ज़रूरत है उसको हम खुद प्रोड्यूस अपने कंट्री में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। मीन्स अगर कोई किसी से हमारा कुछ देश से भेदभाव भी होता है तो अगर वो चीज़ वो रोक भी देता है तो हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 1965 में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अमेरिका ने जैसे हमारी जो है वीट रोक दिया था, गेहूँ रोक दिया था जब हमारा वार हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, तो उन्होंने रोक दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि हमारा उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1967-68 में आया। तो वो तभी आया जब उन्होंने गेहूँ रोक दिया। अगर गेहूँ वहाँ से आता रहता तो हम आराम से खाते रहते, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमें फिर फील हुआ कि अगर ये रोक दिया तो अगर आगे भी रोकेगा तो हमारी इतनी पॉपुलेशन वो क्या खाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हाई यील्ड वैरायटी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने डिस्कस भी करेंगे इस चैप्टर में कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, कि स्पार्ट या कि एक ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। तो ऐसा जब हमने नहीं खरीदा तो उनको भी हम समुद्र में वो गिराना पड़ा सारा का सारा वीट। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्शन जो इतना बढ़ा कि मूवमेंट जो था इसका प्रोडक्शन का एग्रीकल्चर का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। हम इंपोर्ट की बजाय अब हम क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे आप देखते हो कोई भी अगर देख लो जितने फूड ग्रेन्स हैं तो जितने हम इंपोर्ट करते तो उसको अब हम क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। इट मीन्स कि हम इसमें फूड ग्रेन्स में क्या हो गया, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मीन्स हम अपने लायक कर लिया हमने और सरप्लस में भी चले गए। शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इसके बाद? When the first 5 year plan was initiated, जब पहला स्टार्ट हुआ था तो उसका क्या था, फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी, तो उससे लड़ाई लड़नी थी कि फूड ग्रेन को कैसे कंप्लीट किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या था प्लान कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप करना है। थर्ड प्लान किस पे था? सेल्फ सफिशिएंसी पे। फिर था पॉवर्टी पे लड़ना है कि पॉवर्टी को कैसे हमें इम्प्रूव मतलब हटाना है, इरेडिकेट था पॉवर्टी। नेक्स्ट था 8th प्लान क्या था कि फुल एम्प्लॉयमेंट डिसाइड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एक तो एजुकेशन पूरे प्रोवाइड करवानी है और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट जैसे हमने डिस्कस भी किया कि जो काम करना चाह रहा है उसको काम अवेलेबल होना चाहिए। फिर है ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। मीन्स ग्रोथ भी हो, ठीक है, और प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस मीन्स प्राइस जो है स्टेबल रहे, ना ज़्यादा महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो, और ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन हो। मीन्स उसकी जो है ग्रोथ तो हो जीडीपी की, बट जो हमारी प्राइस है प्राइस भी मेंटेन रहना चाहिए, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई या लो नहीं होना चाहिए। फिर 10th प्लान जो था वो स्ट्रेस किस पे था? बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मीन्स लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो था वो उस पर फोकस था कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट था पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन मीन्स पॉवर्टी को रिड्यूस करना, पॉवर्टी कम करना जैसे भी हो, और जॉब क्रिएट करना। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाती है। आप ये देखते हैं कि जिस भी घर में जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी, तो वो पॉवर्टी का वो एक बहुत अच्छा अगर देखा जाए तो प्रॉस्पेरियस लाइफ जो है या लग्जरियस लाइफ भी जी सकता है। अगर जॉब ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो एक लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको क्या पॉवर्टी में ही वो रह जाएगा। तो इसके बाद हमने प्लान्स जो है ये डिस्कस किए। प्लान एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट प्लान था वो किस पे था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। जो सेकंड था वो क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, कि हैवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। थर्ड था जो था वो क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स में और जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिडक्शन इन इक्वालिटी, कि इक्वालिटी में रिडक्शन करना। फोर्थ प्लान जो था वो क्या था? एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी। फिफ्थ प्लान था रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड विद द
फोकस ऑन वीकर सोसाइटीज, मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको अपग्रेड करना, जो बहुत उसमें रह रहे थे, बेकार लाइफ जी रहे थे, उसको भी अपग्रेड करना या अपलिफ्ट करना। सिक्स्थ प्लान जो था रिमूवल पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग होगा तो उससे भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। एट्थ प्लान था फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया था। नाइन्थ प्लान था जो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी और चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन। और जो 10th प्लान था वो क्या था, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिडक्शन इन क्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। और 11th प्लान मल्टीपल टारगेट कवरिंग नॉट ओनली ग्रोथ बट ऑल्सो पॉवर्टी रिडक्शन। इसमें बहुत सारे टारगेट थे, मल्टी टारगेट थे कि ग्रोथ भी हो और पॉवर्टी भी हटे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़े, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी बढ़े, स्ट्रेटजी ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी आना चाहिए और जनरेटिंग हाई क्वालिटी ऑफ जॉब और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट भी। इन्वायरमेंट के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस समय कि इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सके। ये नहीं कि हम ग्रोथ करते चले जा रहे हैं और फ्यूचर जितनी भी जनरेशन है उनको हम बेकार कर देंगे, क्योंकि उनके लिए भी रिसोर्सेज जो है अवेलेबल होने चाहिए। और 12th प्लान जो था वो क्या था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये 12 जो है प्लान कंप्लीट हुए। अब इसमें फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991 की क्या क्या हमने किया, 1951 से लेकर 1991 तक कितने हमारे अचीवमेंट्स हुए या कितना इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो उसने अचीवमेंट्स कर लिए। सबसे पहले हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। 1991 से सबसे ज़्यादा जो लोग थे किस पे डिपेंड थे, पब्लिक सेक्टर पे। उस समय 17 इंडस्ट्री जो थी रिजर्व किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, और 12 इंडस्ट्री जो थी वो किसके लिए थी, प्राइवेट सेक्टर के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसको चेंज किया गया और 1991 के बाद इसको चेंज किस में कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन जो है वो ज़्यादा आ गया। जब LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया। रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रेगुलेटेड डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया गया। सिमिलरली मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो थी 1969, ठीक है, उसको एक्सपेंड करके इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में और लाया गया। प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और इसमें क्या किया गया, जितनी भी प्रोटेक्शन किसकी की गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, जितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसकी प्रोटेक्शन की गई और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उसको और रेगुलराइज किया गया कि जिससे कि वो आगे आगे और बढ़े। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट। हैवी इंडस्ट्रीज का जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन चीज़ों की स्ट्रेटेजी बना के इसको डेवलप किया गया। और फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और फोकस किस पे किया गया कि सेविंग क्या होता है कि जो हमारा पार्ट इनकम का बच जाता है खर्च होने से, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो हम प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो इस पर फोकस किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो और उसके रिवर्स जो है प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन कैसे होगा, जिससे जब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट था प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, और फॉरेन कंपटीशन से भी बचना था क्योंकि फॉरेन जितना भी था वो हमसे एडवांस था, टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा थी, तो उससे कैसे बचा जाए उसके लिए भी एक प्लानिंग स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की गई कि उससे अब उसको कैसे उससे बचा जाए। उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा लगाई गई जिससे कि वो यहाँ के लोगों को महंगा मिले और यहाँ लोग जो है उस चीज़ को ना खरीद के इस चीज़ को खरीदें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदें। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल, और फॉरेन कैपिटल पे भी रेस्ट्रिक्शन किया गया कि जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ना आए। और लोन फ्रॉम अब्रॉड वर अकॉर्डेड हायर प्रायोरिटी देन FDI से ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दी गई, लोन को, कि लोन ले लिया जाए ना कि उनको यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था तो इन्हें ये डर था कि फिर से यहाँ पे कब्जा से जो है वो जैसे अब क्या है FDI जो हमारे यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। FDI का अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे हमारी GDP जो है वो ग्रोथ करेगी। फिर है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या था कि प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव ग्रोथ और स्पेशलाइज एट द स्टेट लेवल डिड नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड विद द ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ग्रोथ स्पेसिफिक इन 5 ईयर प्लान। और इसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, इनको सारी गवर्नमेंट्स को मिलकर जो है वो काम करना था।
अब कुछ इसमें कि सक्सेसेस किसमें हुए, क्या अचीवमेंट्स हुए और क्या हमारे फेलियर हुए। जो हमने 5 ईयर प्लान बनाए उसमें हमने कितना अचीव किया और कितना जो है हम उसमें फेल हुए। तो सबसे पहले जो अचीवमेंट हुआ वो क्या है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हमने काफ़ी अचीवमेंट किया। इसमें क्या है, फर्स्ट प्लान में कितना था 4.6 और 12th प्लान में कितना था 6.8। मीन्स ग्रोथ रेट जो नेशनल इनकम की वो इंक्रीज हुई, जिससे कि जो हमारी बहुत कम थी 4.6 थी और यहाँ बढ़ते बढ़ते 6.8 हो गई। फिर इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम में भी इंक्रीजमेंट हुआ। फर्स्ट प्लान में कितना था 2.7% और 12th प्लान में कितना था 5.5%। मीन्स इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी बढ़ी। नेक्स्ट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे 1950-51 में कितना था 9.3%, बट 2017-18 में कितना हो गया ये 32.3%। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीजमेंट हुआ। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हुए और टेक्निकल चेंजेस भी हुए, ठीक है। नाउ इसमें और क्या था, जो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल भी जैसे लैंड रिफॉर्म्स, या हमने डिस्कस भी किया था कि काफ़ी चेंजेस आए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स आया, इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी आई, तो ये एग्रीकल्चरल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो आए। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी काफ़ी ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ, ठीक है। इसमें भी क्या है, ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन था वो कितना था 7%, और 11th प्लान में ग्रोथ रेट कितना था 7.2%। इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19। मीन्स इसमें दोनों में चेंजेस आए। और कंज्यूमर गुड्स जो इंडस्ट्रीज थी वो भी अचीव किया उन्होंने लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। मीन्स जो हम दूसरों पर डिपेंड थे वो भी हमने टारगेट अचीव कर लिया। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे रेलवे है, बिजली है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है, उस समय कितनी थी हमारे पास, सिर्फ 1950-51 में 2300 मेगावाट, 2300 मेगावाट। लेकिन 2019 31 मार्च को कितनी हो गई है 3,56,818 मेगावाट। मीन्स इतना हमने इम्प्रूवमेंट कर लिया। जो बिजली में थी हमारी बहुत ज़्यादा कम थी, तो बहुत ज़्यादा उसमें हमने किया। और एक हमने जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की वो किसमें की, आईटी सेक्टर में, उसमें रेवोल्यूशनरी चेंज आया। और हमारा जो इंडिया है ग्लोबल प्लेयर बन गया ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जितना भी आईटी सेक्टर, जो आईटी हब हमारा बन गया, जैसे हम बेंगलुरु की बात करें तो वहाँ एक आईटी सेक्टर हमारा पूरा का पूरा काम कर रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया। हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी जो बढ़ाई, ठीक है। डेथ रेट कम हुआ, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा। और उसके बाद था एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में भी हमारा काफ़ी एफर्ट्स जो है वो अच्छे रहे। जैसे ड्यूरिंग 11th प्लान जो था अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम डाउन 8.3% से कम होकर कितने पे पहुंच गया 5.6% पे। और 12th प्लान में गवर्नमेंट फिक्स था क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और 12th प्लान में गवर्नमेंट ने क्या प्लान कर रखा था, 50 मिलियन जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है कि हमारा इंटरनेशनल जो ट्रेड था 1948-49 में कितना था सिर्फ 792 करोड़, बट ये इंक्रीज होकर 19 में कितना हो गया, ये 59,02,036। इसी तरीके से हमने इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो हर फील्ड में काफ़ी अच्छी ग्रोथ की। लेकिन फेलियर्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है आपका है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कि इसमें कुछ फेलियर्स हुए हैं। ये हमने अचीवमेंट्स किए, अब क्या है फेलियर्स हैं, कि फेलियर्स जो है वो क्या क्या हमारे फेलियर्स हुए। सबसे पहले क्या है एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट पॉवर्टी जो है उसमें हमने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया। मीन जैसे हमारी पॉवर्टी पहले थी वही अभी भी चल रहा है वैसे ही। लगभग अभी भी जो अमेजिंगली बात जो है कि दुनिया के 50% लोग जो हैं वो भी अभी इंडिया में रह रहे हैं। अभी भी जो यहाँ का जो पॉपुलेशन जो है वो गरीबी के नीचे है। जो BPL है वो कितनी है 21.9%। मतलब जितने पुअर हैं वो दुनिया के अगर हम देखा जाए 50% से ज़्यादा जो है वो इंडिया में अभी मतलब रेजिडेंट्स है उनका रह रहे हैं। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दूसरी चीज़ क्या है महंगाई।
जो महंगाई में बहुत ज़्यादा बढ़ी, ठीक है, महंगाई में भी हमने कंट्रोल नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी वैसे का वैसे ही बढ़ा हुआ है, उसमें भी हमने बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं किया कि जितने अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जा सके, वो भी अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है, उसमें हमने ज़्यादा टारगेट अचीव नहीं हो पाए। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी भी पावर्स, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस वगैरह में अभी भी जो है वो हमारा चल रहा है, उसमें भी अभी 60 ईयर प्लानिंग के लिए होगा, लेकिन अभी भी हमने पूरा इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं कर पाए। फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लिए हमने बार बार प्लानिंग में किया, हर बार प्लानिंग में किया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट वो भी अभी तक हम उस चीज़ को भी अचीव नहीं कर पाए। वो भी अभी क्या चल रहा है, स्क्यूड ही चल रहा है, मीन्स रिच जो है ज़्यादा रिच हो रहा है और पुअर जो है अभी भी वो पुअर ही हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो हमने इस चैप्टर में 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, क्या क्या फेलियर्स हुए, और कि क्या 5 ईयर प्लान है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर नोट्स, ठीक है, एंड रिवाइज योर चैप्टर इन योर कॉपी। ओके, थैंक यू।